मेरा पति काम के सिलसिले से विदेश में रहते थे। उन दिनों मैं बहुत ज्यादा तरस जाती थी। कम उम्र की लड़की थी। उन दिनों मेरे अपने जज्बातों पर काबू पाना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन मेरी देवरानी अपने मायके गई तो देवर की देखभाल मेरे ऊपर छोड़ गई। उस दिन देवर और मैं घर पर अकेले थे। देवर को देखकर मेरे मन मचलने लगा। मैंने एक खूबसूरत नाइटी पहनकर देवर के कमरे में चली गई। देवर मेरे जज्बातों को अच्छी तरह समझ पा रहा था। फिर देवर कहने लगा, आज तो सही मौका मिला है भाभी आपके साथ। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई और फिर हम दोनों ने पूरी रात जोश के साथ। मेरी उम्र 22 साल है। मैं दिखने में बेहद ही दूध की तरह सफेद थी। मेरी शादी 3 साल पहले मेरे पति राघव के साथ हुई थी। मेरे पति काम के सिलसिले से विदेश में रहते थे। उन दिनों में बहुत ज्यादा तरस जाया करती थी। मेरी उम्र की लड़की अपने पति के साथ खूब मजे करती थी। शादी के 6 महीने बाद ही मेरे पति मुझे छोड़कर विदेश चले गए। मैंने कई बार अपने पति से फोन पर बात करते हुए कहा कि वह भी मुझे अपने पास बुला लें, लेकिन मेरी बात मानने को मंजूर नहीं थे। विदेश में मेरे पति बहुत ही अच्छी कंपनी में काम करते थे। उनकी सैलरी काफी अच्छी थी, लेकिन अपने पति के बगैर हिंदुस्तान में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मेरे ससुराल में मेरा देवर और मेरी देवरानी रहती थी। मेरे देवर की शादी मुझसे पहले हुई थी। उन दोनों की लव मैरिज थी। मेरे सास ससुर तो बहुत पहले ही भगवान के पास चले गए थे। इसलिए मैं अपने ससुराल में अकेली पड़ गई, क्योंकि शाम को जब भी देवर घर आता तो दोनों पति पत्नी अपने रूम में चले जाते। वह दोनों जिंदगी के खूब मजे ले रहे थे, लेकिन मैं दोनों को देख देख कर तरस जाया करती थी। मैं अपनी उम्र के उस चौराहे पर थी जहां पर अक्सर लड़कियां शादी के बाद बाहर घूमने को जाती, और एक मैं थी जो घर पर ही पड़ी रहती थी। मेरा मन बहुत उदास हो जाता। मैं अपने पति के आगे बहुत जिद करती कि वह भी मुझे अपने साथ विदेश ले जाए, लेकिन वह कहते कि अभी हालात ठीक नहीं है। ये सब सुनकर मैं मायूस हो जाती। सारा दिन मैं घर के कामकाज में गुजार देती, लेकिन शाम को जब दोनों पति पत्नी को देखती तो मुझे समझ में आ जाता कि वह अब लोग क्या करने वाले हैं। जब मैं कमरे के बाहर जाकर से आहट सुनती तो मैं समझ जाती कि लोग तो आज खूब मजे ले रहे हैं। उन दोनों को देखकर अपनी किस्मत बहुत ही बेकार लगती, क्योंकि जिंदगी के तो मजे वो दोनों ही ले रहे थे। ये शादी मेरे मामा ने करवाई थी। मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। माँ ने जब बताया कि लड़का विदेश में जॉब करता है तो मेरे घर वालों ने तुरंत मेरी शादी कर दी। शादी को लेकर मेरे दिल में कई अरमान भरे हुए थे, क्योंकि मेरी बहुत सारी सहेलियों की शादी भी हुई थी। जब वह मुझे अपनी सुहागरात की पीड़ा के बारे में सुनाया करती, सब सुनकर मेरा भी दिल अंदर से मचल उठता। मैं सोचती थी कि जब मेरी शादी होगी तो मैं भी अपने कई अरमान पूरे करूंगी। मैं सिर्फ 22 साल की थी। लड़के की अच्छी इनकम देखकर घर वालों ने तुरंत मेरी शादी कर दी। मैंने सोचा था कि मैं भी अपने पति के साथ विदेश सेटल हो जाऊंगी। वहां जाकर हम दोनों खूब मजे करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत ने कुछ और ही मोड़ ले लिया। शादी करके जब मैं अपने ससुराल विदा होकर गई तो सुहागरात की रात मेरे पति ने कमर तोड़ मुझको प्यार लुटाया। उन्होंने मुझे प्यार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर थी जहां मुझे लग रहा था कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया। मैं सोचती थी कि मैं विदेश जाऊंगी, वहां छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपने पति को अपनी तरफ आकर्षित कर लूंगी। मैं सिर्फ 22 साल की थी, लेकिन मेरे अंदर जज्बात बहुत भरे हुए थे। मेरा शरीर थोड़ा मोटा था, जिससे यह अंदाजा नहीं लगाया जाता कि मेरी उम्र 22 साल है, लेकिन मेरे अंदर सहने की ताकत बहुत ज्यादा थी। पति ने रात भर खूब मुझ पर प्यार लुटाया, लेकिन जब सुबह हुई तो उन्होंने मुझे ये खबर सुनाई कि जब वापस विदेश चले जाएंगे तो उसके बाद वह मुझे अपने पास बुला लेंगे। उनके जाने के वक्त में बहुत रोना धोना किया कि काश वह भी मुझे साथ ले जाएं, लेकिन वह मुझे यही कहते रहे कि अभी तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, कुछ टाइम के बाद तुम्हें मैं खुद ब खुद अपने पास बुला लूंगा। लेकिन धीरे धीरे मैं यूं ही घर के कामकाज में बिजी हो गई। मैं अक्सर रात के समय देवर देवरानी की चिल्लाने की आवाज सुनती थी। यह सुनकर मेरा भी दिल बहुत होता था। फिर कुछ दिन के लिए मेरी देवरानी को अपने मायके जाना पड़ा, क्योंकि उसके पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन उस दिन मेरा देवर किसी काम के सिलसिले से बाहर शहर गया था। वह रात को वापस आने वाला था, इसलिए मेरी देवरानी कहने लगी कि रात को जब संजय घर आए तो आप उसे बता दीजिएगा कि मैं मायके गई हूँ। मैं खुद उन्हें बता देती, लेकिन मैंने उन्हें बहुत फोन लगाया था, लेकिन उनका फोन भी बंद आ रहा है। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ,
क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर मैंने अपनी देवरानी से कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम आराम से अपने घर जाओ, मैं यहाँ अच्छे से ध्यान रखूंगी। मेरी देवरानी मुझे कहकर बस स्टेशन की तरफ निकल गई। फिर रात को जब संजय घर आया तो मैंने कहा तुम्हारी पत्नी कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई है क्योंकि उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर मेरा देवर कहने लगा था हाँ मुझे मालूम हुआ, अभी कुछ देर पहले ही मैंने उसे फोन किया था। मैंने कहा कि चलो अच्छी बात है, तुम लोगों की बात हो गई, तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। ये कहकर संजय भी अपने कमरे में चला गया। मैं किचन में जाकर खाना बनाने लगी। खाना बनाकर जब मैं संजय को आवाज देने के लिए उसके कमरे में गई तो संजय की जो हालत थी उसे देखकर मेरे तन बदन में आग लगने लगी। क्योंकि संजय नहाकर सीधा कमरे से बाहर निकला था, उसने अपने बदन पर कपड़े नहीं पहने थे। जब हम दोनों की निगाहें एक दूसरे से टकराई तो हम दोनों के शरीर में एक अलग सा एहसास हुआ। हम दोनों के दिलों की धड़कनें कमरे में साफ सुनाई दे रही थी। फिर संजय को देखते हुए मैंने उसे कहा कि संजय वो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। लेकिन संजय मुझे कुछ भी जवाब नहीं दिया, उल्टा वह धीरे से मेरी तरफ कदम बढ़ाने लगा। आज उसके अंदाज मुझे कुछ अलग ही लग रहे थे। संजय के चेहरे पर मुझे शैतानी मुस्कुराहट नजर आ रही थी। फिर वह धीरे से मेरे करीब आया और खाने की ट्रे को पकड़ते हुए मेरे हाथों को छुआ। संजय के छूने से ही मेरे तन बदन में आग सी लगने लगी थी। मेरे जज्बात भी थोड़े बढ़ने लगे थे। मैंने उन पर तुरंत काबू किया और फौरन भागकर किचन में आ गई। किचन में आकर मैं बर्तन धोने लगी। तभी बर्तन धोते धोते पीछे से अचानक संजय आकर खड़ा हो गया। मैं अचानक पीछे मुड़ी तो वह मुझसे टकरा गया। मुझे देखकर संजय कहने लगा भाभी जान थोड़ा संभल कर काम किया करो। संजय ने मेरी कमर पर हाथ रखा था। आज इतने टाइम के बाद किसी ने मुझे छुआ था। संजय के छूने से ही मैं ढीली पड़ने लगी। आज संजय मुझे कुछ अलग ही लग रहा था। फिर वो मुझसे कहने लगा भाभी जान कितना काम करोगी, थोड़ा समय अपने लिए भी निकाल लिया करो। मैंने भी कहा कि हाँ संजय मैंने अपने लिए टाइम तो निकाल लूं, लेकिन मुझे कोई टाइम देने वाला ही नहीं है। फिर संजय कहने लगा कि कैसी बातें कर रही हो भाभी, मैं हूं ना, भाई नहीं है तो क्या हुआ, मैं आपका ख्याल रखूंगा, आप कभी मुझे तो मौका दे। संजय के इरादे भी समझ रही थी। मुझे बहुत ज्यादा शर्म भी आ रही थी। मैंने तुरंत अपनी पीठ घुमाई और अपने काम में लग गई। लेकिन संजय धीरे से मेरी कमर पर हाथ फेरने लगा। जब संजय कमर पर हाथ फेर रहा था तो मेरी आंखें बंद होने लगी। मेरी धड़कनों की आवाज अब बढ़ने लगी थी। फिर मैंने भी बड़े धीरे धीरे लफ्जों में कहा कि संजय आप ये क्या कर रहे हैं। फिर संजय मुझे कहने लगा कि वही जो आप चाहती थी। मेरी और संजय की धड़कनें भी बढ़ने लगी। मुझे किचन में हम दोनों की धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर धीरे धीरे संजय का हाथ मेरी नाभि पर आ गया। अब मेरा भी अपने जज्बातों पर काबू पाना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा था। संजय कहने लगा कि आपको क्या लगता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि भाई के जाने के बाद आप कितनी अधूरी हो गई हो। आपके अंदर भी कई अरमान होंगे, लेकिन आपने वो सारे के सारे अरमान अपने ही दिल में दफन करके रखे हुए हैं। मेरा बहुत मन है कि मैं आपके सारे अरमानों को पूरा करूं। संजय के मुंह से ये सारे लफ्ज सुनकर मैं अब बैठने लगी थी। मैंने उससे कहा कि लेकिन ये तो ठीक नहीं है। मेरे आगे और कुछ कहने से पहले ही संजय ने तुरंत मुझे अपनी बाहों में ले लिया और मुझे उठाकर मेरे कमरे की तरफ ले जाने लगा। आज मैं न चाहते हुए भी अपने आप को रोक भी नहीं पा रही थी। मैं सदियों से प्यासी थी। मेरे पति को विदेश जाने के बाद मेरी कमी का कभी भी एहसास नहीं होता था, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा होता था। लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा कि कभी संजय को मेरे इन एहसासों की समझ भी होगी। फिर संजय मुझे अपने कमरे की तरफ ले गया और बिस्तर पर जाकर मुझे बिठा दिया और फिर अपनी उंगलियों से मेरे पैरों को सहलाने लगा। आज मुझे अपने पति की याद भी नहीं आ रही थी। मेरा बस यही मन हो रहा था कि मैं इन्हीं पलों को अच्छे से बिताऊं। संजय के इरादे आज कुछ अलग ही लग रहे थे। मैं भी संजय की बाहों में अब खो जाना चाहती थी। फिर संजय ने धीरे से कमरे की लाइट ऑफ कर दी और फिर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। जैसे संजय ने मेरे माथे पर किस किया कि तभी अचानक मुझे अपने पति की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। यह आवाज सुनते ही मैंने तुरंत संजय को साइड कर दिया। फिर मैंने देखा मेरे पति बाहर दरवाजे पर ही खड़े थे। उनका चेहरा पूरा लाल हुआ पड़ा था। फिर वह गुस्से से कहने लगा, अच्छा मेरे पीठ पीछे आज ये सब चल रहा है। ये सुनते ही मेरे माथे से पसीना छूटने लगे थे। मेरे तन बदन कांपने लगा था। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती कि तभी अचानक संजय कहने लगा कि भाभी मुझे उकसा रही थी, क्योंकि भाभी का बहुत ही मन होता है
और आप उनसे बहुत दूर रहते हैं। संजय के मुंह से ये सारे लफ्ज सुनकर मैं तो अचानक हैरान हो गई, क्योंकि इन सब के पीछे हम दोनों का पूरा पूरा हाथ था। लेकिन जैसे संजय उसके आगे कुछ कहने वाला था, तभी अचानक मेरे पति गुस्से से कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने संजय को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और फिर कहने लगे, मैं दरवाजे पर खड़ा तुम दोनों की सारी हरकतें देख रहा था। तुम मेरे सगे भाई हो, तुम मेरे साथ धोखा कैसे कर सकते हो? मैं तो तुम पर अपनी जान छिड़कता था और तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे हो। अगर तुम्हारी बीवी को इस बारे में पता चल गया तो सोचो कितना बुरा होगा। ये सुनकर संजय चुपचाप गर्दन झुकाए खड़ा था। वह अपने भाई से माफी मांग रहा था। संजय ने जब मुझे देखा तो मेरे पास जवाब देने के लिए कोई भी शब्द नहीं थे। लेकिन मैं तो ये सोचने लगी कि राघव अचानक घर के अंदर कैसे दाखिल हुआ। जब मैंने राघव से यह सवाल किया तो वह मुझे कहने लगे कि तुम बार बार अक्सर मुझे फोन करके यही कहती थी और बहुत रोती थी कि मुझे तुम अपने पास बुला लो। और कहीं ना कहीं मुझे भी यही एहसास होता था कि मैं तुम्हें हिंदुस्तान अकेले छोड़ आया हूँ और तुम मेरे बिना अकेली कैसे रहती होगी। ये सब सोचते हुए मैंने प्लान बनाया था। सोचा था कि तुम्हें हिंदुस्तान जाकर सरप्राइज दूंगा, इसलिए मैंने तुम्हें हिंदुस्तान आने के बारे में पहले कुछ भी नहीं बताया। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान आकर मुझे एक नया सरप्राइज मिल जाएगा। हिंदुस्तान आकर मैंने सबसे पहले अपने भाई को फोन किया था, लेकिन इसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। जब मैंने इसकी बीवी को फोन किया तो वह मुझे कहने लगी कि वह अपने मायके आई हुई है, क्योंकि उसके पिता की तबीयत अचानक ठीक खराब हो गई थी। मैंने सोचा था जब तुम सोने के लिए कमरे में जाओगी तो मैं तुम्हें आकर सरप्राइज दूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे पहले ही तुमसे बड़ा सरप्राइज मिल जाएगा। मेरी पीठ पीछे तुमने मुझे धोखा दिया है। जब संजय को किचन में जाते देखा और जाकर छुपकर देखा तो मुझे तुम दोनों के इरादे थोड़ी खराब लगने लगे थे, लेकिन मुझे तब भी विश्वास था कि तुम दोनों अपने रिश्ते की डोर को कभी भी नहीं तोड़ोगे। लेकिन शायद ये तो सबसे बड़ी गलतफहमी मेरी ही थी। मैं घर पर छुपकर बैठा हुआ था, तुम दोनों पर नजर रखा हुआ था। मेरे पास घर की एक पुरानी चाबी पड़ी हुई थी, उसी से मैं घर के अंदर दाखिल हुआ था। लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैंने हाथ जोड़कर अपने पति के आगे माफी मांगी। मैंने कहा कि मैं बहक गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि कितने सालों से आप मेरे साथ नहीं रह रहे थे। मेरे भी कई अरमान थे शादी को लेकर, लेकिन शादी के बाद आप मुझे छोड़कर अकेले विदेश चले गए। मेरी ही गलती है कि मैं अपने जज्बातों पर काबू ना पा सकी। अब जो आप सजा मुझे देना चाहते हैं वो मुझे दे सकते हैं, लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइएगा। मैंने तुरंत अपने पति के जाकर पैर पकड़ लिए और मैं खूब जोरों से रोने लगी। मेरे पति को मुझसे बेपनाह प्यार था। उन्हें भी लगा कि कहीं ना कहीं उनकी ही गलती है, तो उन्होंने मुझे उस वक्त माफ कर दिया। लेकिन मेरे पति ने मेरे देवर को बिल्कुल भी माफ नहीं किया था। मेरे पति ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी पर कोई भी असर आए, इसी वजह से मैं तुम्हारी पत्नी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें अब इस घर से चले जाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।